औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद नुमान खालिद है और मैं आपके साथ 10th फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ जो रिव्यू सीरीज़ है वो लेके चल रहा हूँ। इस वक्त तक मेरे जो 10th फिज़िक्स के रिलेटेड 5 चैप्टर पे हम बात कर चुके हैं। आज हमारा छठा चैप्टर है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर सीरीज़ में आपको बताता चलूँ कि मेरा मकसद है कि आपके ज़हन में चैप्टर का जो ज़हन नशीन कराना कि चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। इसलिए मैं हर टॉपिक को डिटेल के साथ नहीं करवाता, मैं शॉर्टली उसको कोशिश करता हूँ कि आपको हर टॉपिक को टच करके उसके मुताबिक थोड़ा बहुत बता के चैप्टर को मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ। तो इन 30-35 मिनट में चैप्टर को कंसेप्ट एक टॉपिक को क्लियर करना ज़रा आसान नहीं है, तो इसलिए मैं इंशाल्लाह जल्द आपके साथ जो हर टॉपिक्स पे अलग वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इस बात का बताएं कि मैं वाकई कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ आपके लिए और ये आपके काम आ रहा है कि नहीं आ रहा। और साथ में कमेंट दे के आप अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आया किस चीज़ में आपको नहीं समझ आ रही तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। आज हमारे पास चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम करंट के मैग्नेटिक असरात का मुताला करते हैं। कुछ डेफिनेशन इसकी हमारे पास होती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, द स्टडी ऑफ, तो इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हम इसमें इस चीज़ का मुताला करते हैं। इस चैप्टर में हमने सीखना है, जो पढ़ा है वो आपके पास है जी। सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग वायर के, वायर में से जब करंट गुजर रहा हो तो हमारे पास क्या, आपके पास एक वायर है, उसमें से आपके पास करंट गुजर रहा है तो उसके गिर्द क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वायर के गिर्द। जब भी करंट गुजरेगा तो आपके पास वायर के गिर्द आपके पास करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। ये आपका अगर सपोज वायर है, इसमें अपवर्ड आपका करंट गुजर रहा है तो आपके पास क्या होगा कि इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम राइट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन का मेजर करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा इस चैप्टर में कि राइट हैंड रूल जो है वो आपके पास किसी भी करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का बताता है। तो हमारे पास डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं कि आपने अपने जो थंब है उसको क्या करना है, इसको करंट, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में पकड़ लेना है और जो आपकी कर्ली फिंगर्स होंगी वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगे। अगर करंट आपके पास डाउनवर्ड है तो आपने करंट को इस तरीके, तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग वायर। ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। इसमें आप क्या, अगर किसी कार्डबोर्ड पे आप वायर गुजारें और उसके ऊपर कुछ ऐसे आपके पास जो मैग्नेटिक नीडल्स हैं उनको तरतीब दें तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन जो वो नीडल्स हैं वो उसके गिर्द अपने आप को अरेंज कर लेती हैं। तो उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के बाद के अब अगर ये हमारे पास है, ये वायर है कि इसको हम क्या करते हैं कि एक और मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं। मेरे पास ये वायर है, इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। असल में आप देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बात कर लें, ये मेरे पास वायर है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। अगर इसी वायर को मैं क्या कर दूं, बेंड कर दूं, मैं क्या कर दूं, बेंड कर दूं और इसमें से करंट गुजरे इस तरीके से लूप बना देता हूँ, इसमें से करंट गुजरता है अपवर्ड ये नीचे। तो मेरे पास देखो अगर आप राइट हैंड रूल से चेक करें तो हमारे पास इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो आपके पास इनवर्ड है और इसमें जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। कि देखो तो आप सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में होने की वजह से एक दूसरे क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से होता है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपका क्या बन जाता है, इनवर्ट बन जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के इस पे एक साइड नॉर्थ पोल बन जाता है और एक साइड साउथ पोल बन जाता है।
को एक ये आपके पास मिनी मैग्नेट की तरह पे बिहेव करता है। अब जब ये मैग्नेट के तौर पे बिहेव कर रहा है, मैं इसको एक और मैग्नेट के पास रखता हूँ कि मेरे पास एक मैग्नेट दो नॉर्थ और साउथ पोल है, ये नॉर्थ है साउथ है और ये नॉर्थ है। अगर मैं इस वायर को इसके दरमियान में ला के रखता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ये ऑलरेडी नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, वो क्या करेगा, ये दोनों मैग्नेटिक जो ये आपके पास जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ वो, और जो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है आपने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसमें रखा, तो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। ऐसे ही जैसे आप दो मैग्नेटिक फील्ड दो मैग्नेटिक लें नॉर्थ और साउथ, तो वो क्या करते हैं, या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो ऐसे ही जब ये भी एक मैग्नेटिक के तौर पे बन जाता है और ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो जिस तरीके से दो मैग्नेटिक जो मैग्नेट्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं, ये भी इसको अट्रैक्ट या रिपल्जन की वजह से इस पे एक फोर्स लगाते हैं और हम उसको कहते हैं कि हमारे पास क्या है, फोर्स नाम है करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन है कि आपके पास ये किस डायरेक्शन में लगाती है, तो ये हमेशा आपके पास जो इस पे जो फोर्स लगती है वो आपके पास लगती है जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसमें वो परपेंडिकुलरली आपस में लगती है, अपवर्ड या इनवर्ड आपके पास ये डायरेक्शन लगती है कि आगे की तरफ होती है या पीछे की तरफ आपके पास ये फोर्स लगती है। और ये फोर्स अगर मैं अब क्या करूं, मैं ये वायर जो है इसको इसी वायर को, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो है और मैंने लूप में बनाया, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एक मिनी, अगर मैं इस वायर को स्प्रिंग बना दूं, एक आपके पास मैं कॉइल बना दूं, इसको मैं अब क्या कर देता हूं, कॉइल बना दूं। अब कॉइल बनाने की सूरत में क्या होगा, इसमें करंट तो गुजर रहा है, तो करंट गुजरने अगर मैं एक जगह पे देखूं तो हर जगह पे करंट जो है अपवर्ड एक साइड पे होगा और एक साइड पे डाउनवर्ड होगा, क्योंकि चक्कर है। तो जिस तरीके से इसमें आपके पास एक लूप में बना है, ये मल्टीपल लूप्स आपस में कंबाइंड हो गए, तो मल्टीपल लूप्स कंबाइंड हुए तो आपका जितने छोटे छोटे मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रो, इसको हम कहते हैं करंट की वजह से इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट का कहते हैं, जो अभी हम ये यहाँ पे देखेंगे। तो जब इसमें हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब हमारे पास होता कुछ इस तरीके से है कि ये वाला जब इसमें से करंट गुजरता है, ये मैग्नेट के तौर पर बिहेव करता है, ये भी मैग्नेट के तौर पर बिहेव करता है। तो जब इस कॉइल में से करंट गुजरेगा तो ऑटोमेटिकली ये भी आपके पास मैग्नेट के तौर पर बिहेव करेगी और स्ट्रांग मैग्नेट के तौर पर बिहेव करेगी। इसमें से करंट आपके पास एक वायर है तो उसको जो मैग्नेटिक असरात है वो कम होंगे, आपने उसको लूप बनाया तो उसके इनवर्ड मैग्नेटिक असरात ज्यादा हैं। अब आप मल्टीपल लूप्स ले रहे हो तो ऑफ कोर्स आपके पास जितने ज्यादा लूप्स होंगे उतना ज्यादा करंट उसमें से मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा जनरेट होगा, तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उतना स्ट्रांग आपके पास फील्ड होगा। अब क्या होगा कि इसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और इसमें ये होता है कि इसमें एक साइड नॉर्थ पोल बन जाती है और एक साउथ पोल बन जाती है। कैसे बनती है कि आपने फिर राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है। राइट हैंड रूल में कैसे कि आप क्या करते हैं कि आप अपनी फिंगर जो हैं उसको अगर आप इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट रखें, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट रखें, ठीक है, कि ये अपवर्ड है तो मैं इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा जो थंब है ये नॉर्थ पोल को जाहिर करेगा कि मेरे पास एक साइड पे इस पे नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक साइड पे साउथ पोल बन जाएगा। अब जब ये एक नॉर्थ और साउथ पोल बन गया तो ये क्या बन गया, एक मैग्नेट के तौर पे बन गया जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो ऐसा मैग्नेट जो करंट की वजह से मैग्नेटिक असरात दे तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो आपने इस चैप्टर में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट की तारीफ की है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके बाद हमारे पास आता है जी, अगर इसी कंडक्टर को मैं अब ये वायर है, मैं इस वायर को क्या करता हूँ, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ, तो क्या होगा कि इस पर एक फोर्स लगेगी। क्यों? क्योंकि ये मिली मैग्नेट है और इस मिली मैग्नेट दो मैग्नेट जो है वो एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं। तो उस वजह से क्या होगा कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे आपके पास एक क्या होगी, फोर्स लगेगी, कि जो आपके पास क्या है, फोर्स आना करंट कैरिंग कंडक्टर, कि मैं अपना इसको रखता हूँ उसके अंदर
मेरे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर मैं इसको क्या करता हूँ, रखता हूँ। तो ये आपके पास एक नॉर्थ है और ये साउथ पोल है, इसके में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, आप इसके अंदर एक कॉइल को रखते हो, ठीक है। ये आपके पास कॉइल है, ये कंडक्टर है, ठीक है। इसको मैं जब इसके अंदर रखूंगा तो इसमें से अगर करंट गुजर रहा है, इसमें से इस डायरेक्शन में करंट गुजर रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से वापस जा रहा है, तो क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। दोनों मैग्नेटिक फील्ड, एक ये मैग्नेटिक फील्ड है जो आपने अप्लाई किया है और एक करंट गुजरने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो दो मैग्नेटिक फील्ड का आपस में इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है कि आपके पास दोनों पेज पे एक फोर्स लगती है। वो माइकल फैराडे ने ये बात डिस्कवर की कि वो जो फोर्स है वो वायर पे राइट एंगल पे लगती है, बोथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। कि मैग्नेटिक फील्ड जो है और डायरेक्शन ऑफ करंट जो है उसके आपके पास वो क्या लगती है, परपेंडिकुलरली लगती है। अगर एक आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की जानिब है, करंट आपके पास इस डायरेक्शन में है, तो ये उसकी परपेंडिकुलर लगती है कि दोनों तीनों आपस में, ये भी एंगल 90 का, ये भी एंगल, तो ये आपस में जो तीनों हैं वो एंगल 90 का बनाते हैं। ये फैराडे ने, लेकिन फैराडे ने इस बात का नहीं बताया था कि कौन सी एग्जैक्ट डायरेक्शन है। उसने कहा ये इसके परपेंडिकुलर है, ये या तो इधर हो सकती है या तो इधर हो सकती है, कि इन दो में से कोई हो सकती है, 90 डिग्री पे होगी। उसने ये नहीं बताया क्या कि किस साइड पे होगी। तो इस चीज़ को आपने, जो फ्लेमिंग का कानून है उसने इस चीज़ को बताया था। उसने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पेश किया था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में वो बताता है कि आपके पास अगर आप अपनी जो लेफ्ट हैंड है उसमें जो आपका थंब है वो आपके पास किसको जाहिर करता है, फोर्स की मोशन को, जो उस पर फोर्स लगती है, फिंगर इन द फील्ड, और दूसरे जो आपके पास करंट को जाहिर करता है। किस तरीके से कि ये जो थंब है ये आपके पास लेफ्ट हैंड में, थंब जो आपके पास है ये जाहिर करता है किसको, फोर्स को। जो आपके पास सीधी हाथ है, आपका जो फिंगर्स हैं वो आपके पास डायरेक्शन जो है वो आपके पास जाहिर करता है किसको, जो ये आपके पास फोर्स को, ये फील्ड को जाहिर करता है। ये फील्ड को अगर लगेगा तो आपके पास जो हथेली है, या आप इसको अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जाविये बना, ये आपके पास इसको सामने की तरफ उसने का, तो ये वाली जो फील्ड है ये आपके पास किसको जाहिर करता है, करंट की डायरेक्शन को रखें। तो हमें दो चीज़ें मालूम होती हैं, हमें फील्ड की डायरेक्शन भी मालूम होती है, हमें करंट की डायरेक्शन भी मालूम होती है। तो इसकी वजह से हम क्या मालूम कर सकते हैं, अपने जो फोर्स की डायरेक्शन है वो उसको क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। तो फोर्स की डायरेक्शन मेजर करने के लिए आप देखो हमारे पास ये वाला, इसमें से करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इस पे जो फोर्स लगेगी ये आपके पास जो इसमें जाहिर कर रही है ये आपके पास फील्ड को है, ये वाली करंट इस तरफ आ रहा है बाई की तरफ, तो ये करंट को, और ये वाली जो है ये आपके पास फोर्स को, तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। तो ये हमें किसने बताया था, फ्लेमिंग ने। इस चीज़ को फ्लेमिंग ने हमारे साथ शेयर किया। अब अगर ये चीज़ आपके पास एक कॉइल के साथ करें, आप कॉइल को इसमें रख दें मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पर जिस तरीके से कॉइल को मैं रखूँ तो कॉइल में क्या होगा कि ये मेरे पास अगर ये एक कॉइल इसके बजाय मैं कॉइल बना लूँ तो कॉइल में क्या होगा कि मेरे पास इस सारे पे मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, तो इस पे अलग लगेगी और इस पे अलग लगेगी, तो ये दोनों की डायरेक्शन, इसमें से करंट आ रहा है, इसमें से करंट जा रहा है, तो एक पे जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड लगेगी और एक पे फोर्स जो लगेगी डाउनवर्ड लगेगी। तो इस वजह से क्या होता है कि ये कॉइल इसमें रोटेट करना शुरू कर देती है, जो कि आपके पास जो डीसी मोटर, जो मोटर है, मोटर उसमें ये चीज़ आती है कि आप यहाँ पे मोटर में क्या करते हो, जो कि आपने आगे पढ़ना है डीसी मोटर को। तो डीसी मोटर के बारे में थोड़ा सा इसी में से हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसके साथ आपके साथ कंस्ट्रक्शन शेयर करूँगा। डीसी मोटर में क्या होता है, डीसी मोटर एक पहले तारीफ दे लें कि आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको आप क्या कहते हो, ये आपके पास डीसी मोटर है।
अब डीसी मोटर असल में हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास कॉइल होती है, कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड उसी तरीके से रखते हो दो। तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ है, इसमें आपके पास एक मैग्नेटिक कॉइल रखते हो, कॉइल, और ये मल्टीपल कॉइल होती हैं एक दूसरे के साथ, एक पूरा आयरन कोर बनी होती है, उसके ऊपर आपके पास नंबर्स ऑफ कॉइल्स होती हैं। और क्या होता है कि ये यहाँ पर स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग ब्रशेज होते हैं, यहाँ पर दो ब्रशेज होते हैं, और यहाँ पे इसके साथ जो होते हैं आपके पास स्लिप रिंग होते हैं, स्प्लिट रिंग होते हैं, दो स्प्लिट रिंग होते हैं। तो और ये जब इसको मैग्नेटिक्स में आप नॉर्थ और साउथ में रखते हो, जब आप इसको ब्रशेज के जरिए आपके पास इसको करंट सप्लाई करते हो तो इसमें से करंट गुजरता है। करंट गुजरने के बाद क्या होता है कि इसमें आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, और मैग्नेटिक फोर्स लगने से क्या होता है कि आपके पास ये कॉइल इसमें मूव करना शुरू कर देती है। यहाँ पर थोड़ा बताता चलूँ कि यहाँ पर हमने जो स्प्लिट रिंग यूज करते हैं, और ब्रशेज जो होते हैं वो आपके पास कार्बन के बने होते हैं, और स्प्लिट रिंग जो होते हैं वो आपके पास आयरन, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसके आयरन और दूसरे कॉपर के बने होते हैं। ये आपके पास था जी डीसी मोटर। डीसी मोटर के बाद हमारे पास है जी अब एक और चीज़ जो हमने पढ़ी कि जब ये चीज़ आपने डिस्कस कर ली कि, और यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ कि ये नंबर आप किस चीज़ पे इफेक्ट करता है। अगर नंबर आप कॉइल हम बढ़ा दें या उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी कॉइल की, तो आप देखो मैं इसके नंबर ऑफ टाइम अगर 2 है 3 कर दूँ तो आप फोर्स ज़्यादा लगेगी और इसकी जो स्पीड है मोटर की ज़्यादा हो जाएगी। और या अगर मैं क्या कर दूँ कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है वो क्या कर दें, ज़्यादा कर दें, तो भी हमारे पास क्या होगा कि उसकी वजह से हमारे पास जो है कि ये वैल्यू जो है इसकी स्पीड मोटर की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन में इसके बाद जो बुनियादी पार्ट्स आपके पास आ जाते हैं वो आपके पास क्या क्या आते हैं, आपके पास मैग्नेट आता है, ब्रशेज आते हैं, स्प्लिट रिंग्स आते हैं, और एक कॉइल आती है। ये इस जो डीसी मोटर के मेन पार्ट्स हैं। डीसी मोटर के जो आपके पास है इसकी आपने पहले डेफिनेशन लिख लेनी है कि जो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। और यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने मुझे बताना है एट द एंड कमेंट करके कि डीसी मोटर और जनरेटर में क्या फ़र्क है। दोनों में मुझे आपने फ़र्क कमेंट करके जरूर बताना है। जनरेटर आगे मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो इसके जो मेन कंस्ट्रक्शन है वो आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि इसमें आपके पास में आता है जी ब्रशेस, उसके बाद स्प्लिट रिंग्स, उसके बाद आपके पास आता है मैग्नेट, ठीक है, और कॉइल ये। और इसके आपके पास इसकी जो स्पीड ज़्यादा करने का तो आपके पास आता है कि स्पीड ज़्यादा करने के लिए आप क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा करें या नंबर आपको जो टर्न्स है वो ज़्यादा करें, ठीक है। तो इससे आपके पास क्या होगी, इसकी स्पीड कम या ज़्यादा की जा सकती है इनको कंट्रोल करके। इसके बाद अगर आप देखो जो ये एक चीज़ देखी गई कि इसके बाद आपने ये चीज़ देखी होगी कि अब जब ये ओस्टर्ड और एम्पेयर ने ये चीज़ डिस्कवर की कि इलेक्ट्रिक करंट्स की वजह थ्रू कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहता है, तो माइकल फैराडे ने ये चीज़ सोची थी। तो माइकल फैराडे जो था उसने ये चीज़ सोची कि अगर हमारे पास करंट गुजरने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, कि करंट गुजरने की वजह से हमारे पास क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से आपके पास करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये चीज़ आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की इन्वेंशन का बायस बनी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही है कि अगर आप किसी कंडक्टर के क्रॉस कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड को क्या करें, चेंज करें। जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो उस कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा, और उसको आप क्या कहते हो, इस प्रोसेस को आपने कहा कि ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
की तारीफ अगर आप करें तो तारीफ इसकी कि द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस करंट इन अ सर्किट। तो अब है जी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका उल्ट जो अभी तक हमने पढ़ा उसका उल्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या है, ये आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट के रिवर्स में क्या कि अगर आपके पास कोई एरिया है उसमें से आप मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हो, चेंज करते हो, इसमें से जो फील्ड लाइन चेंज होती हैं तो क्या होता है कि इसमें जो आपके पास करंट इंड्यूस होता है। तो इसकी तारीफ द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड is called electromagnetic induction। इस चीज को हमने क्या कहा, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। आगे इस चैप्टर में आपने इसमें सीखा कि दो चीजें आपके पास, या तो इन दोनों को रिलेटिव मोशन की वजह से ये चीज पैदा होती है, तो आपके पास ये या तो आप इसमें से इसको मूव करें या अपने मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवाएं, तो इससे आपके पास क्या होता है, करंट जनरेट होता है। अब ये इस डायरेक्शन जो आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी जो डायरेक्शन है वो, अब जाहिर सी बात है कि आपके पास एक ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ और ये साउथ, आप इसमें से एक कॉइल लेते हो और उसको मूव करवाते हो, ये आपके पास गैल्वानोमीटर है, इसको आप इसमें से क्या करते हो, मूव करवाते हो, तो क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो करंट इंड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है आपके पास इसमें से करंट की डायरेक्शन भी होगी, तो ये सेम आपने राइट हैंड रूल को यूज करना है। अब इसी के तहत आपके पास क्या होता है कि लेंस ने जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की लेंस ला आया, लेंस ला ने ये कहा था कि जो आपके पास इसकी मोशन की वजह से जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है वो अपने काज को अपोज करती है, मीन वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है कि हमेशा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो उल्ट में होगी। ये जो आपके पास लेंस ला है, तो लेंस ला की तारीफ आपके पास द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोज द काज दैट प्रोड्यूस इट, कि ये हमेशा अपने काज को जो है उसको क्या करती है, अपोज करती है, कि जो सबब बन रहा है इसकी जनरेशन का उसी को ये क्या करती है, अपोज करती है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास क्या होता है कि आप इसको जब आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हो तो करंट जनरेट होता है, इसी की वजह से आपके पास क्या हुआ है, इसी प्रिंसिपल पर काम करते हुए आपके पास अलग जनरेटर बनाया गया। जनरेटर क्या है, अब जनरेटर जो है वो आपके पास जो दूसरा था कि कॉइल फोर्स वाला करंट का जो कॉइल है ना मैग्नेटिक फील्ड, उसका क्या है, उल्ट है, या आपके पास जो मोटर थी उसके उल्ट काम करता है कि अगर आप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हो तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। इसको आपने क्या कहा कि आपके पास इस डीसी जनरेटर होता है और डीसी जनरेटर भी उसी तरीके से काम करता है। उसके बाद हमारे पास है जी म्यूचुअल इंडक्शन और ट्रांसफार्मर के मतलब थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने चीज़ें देखी कि हमारे पास के दोनों आपस में क्या है, उल्ट है। एक ये चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एक चीज़ है कि जब फोर्स लगती है तो उसमें करंट पैदा होता है। तो ऐसे किया गया कि आप क्या करें कि दो कॉइल ली गई और एक में आपने क्या किया, करंट को चेंज किया, एक को आपने बैटरी से सप्लाई किया और इसमें करंट चेंज किया, और साथ एक कॉइल और रखी और इसमें आपने वोल्टमीटर लगा दिया। इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। आप इसमें वोल्टेज चेंज करते हो तो
तो इसमें वोल्टेज चेंज होने से क्या होता है, ये हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कि आप इसमें वोल्टेज चेंज करते हो, तो इसमें वोल्टेज चेंज करने के बायस तो हमारे पास इसमें से जब आप चेंज करते हो करंट गुजरता है, तो इसमें से आपको पता है कि जब करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है इस कॉइल में से, और ये इस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, तो इसमें से जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो क्या होता है कि इस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके पास करंट दोबारा से इंड्यूस हो जाता है। तो इस चीज को हमने कहा कि म्यूचुअल इंडक्शन है, ये कॉइल ये है और ये बी है। तो म्यूचुअल इंडक्शन की तारीफ क्या है कि बाय चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूस्ड एन ईएमएफ इन अनदर कॉइल व्हिच इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फर्स्ट कॉइल, कि वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड नहीं है। इस चीज़ को हमने म्यूचुअल इंडक्शन कहा। म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ही हमने आगे ट्रांसफार्मर को पढ़ा। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो आपके पास वोल्टेज को ज़्यादा या कम करने के लिए इस्तेमाल होती है, कि वोल्टेज को बढ़ाने या कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और उसकी मदद से ट्रांसफार्मर जो आपके पास है, ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन, उसके जो आपके पास ये दो कॉइल पर मुश्तमिल होता है। ये इसको प्राइमरी कॉइल कहा जाता है, ठीक है, ये कॉइल प्राइमरी है और इसको सेकेंडरी में एक में से आप एक को करंट सप्लाई करते हो और दूसरी में से आप इंड्यूस करवाते हो। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये आपके पास वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको जो इनपुट दी जाती है उसे इनपुट कहा जाता है या बी प्राइमरी कहा जाता है, और जो ली जाती है बी सेकेंडरी होती है। इसमें से जो करंट गुजरता है वो आईपी होता है प्राइमरी, और इसमें से जो करंट गुजरता है वो आईएस होता है। इसमें जो पावर होती है वो पी प्राइमरी होती है और इसमें जो पावर होती है वो पी सेकेंडरी होती है। अगर तो आपके पास इफ आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, इफ आपके पास क्या है वी पी इज ग्रेटर देन वी एस, तो हमारे पास देन वी कॉल एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं कि अगर वोल्टेज को कम करें, और अगर इफ Vp इज लेस देन Vs देन स्टेप अप करेगा, स्टेप अप मीन ये वोल्टेज को बढ़ा देता है, ये इस वोल्टेज को क्या कर देता है, कम। मीन ये अगर आपने इसको दी थी 50 वोल्ट दी थी तो ये आपको 12 वोल्ट दे देगा। या आप अक्सर जो 220 लेते हो, जो आपके पास घरों में दूसरे आप छोटे अप्लाइंसेस में यूज़ करते हो, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस में, उसमें क्या होता है कि आपके पास जो 220 को 12 में कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास घरों में जो आपका चार्जर, मोबाइल फ़ोन वगैरह में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के कम वोल्टेज को ज़्यादा में तब्दील कर देता है, ठीक है। और ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है उसमें ये यूज़ होता है। इसमें जो आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज होती है वो ज़्यादा होती है। मीन अगर ये आपके पास 50 वोल्ट का, तो ये आपके पास क्या कर देगा, 200 वोल्ट का 220 कर देगा, वो उसको बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पे जो एक आइडियल ट्रांसफार्मर होता है वो सिर्फ वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है, पावर को कम ज़्यादा नहीं कर सकता। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में हमेशा इसका जो फार्मूला यहाँ पे मैं आपको नंबर ऑफ वो होता है NS/NP इज इक्वल टू VS/VP। ये आपके पास इन दोनों का, इसमें से जो इसमें नंबर्स ऑफ कॉइल होती हैं जिसको NP से जाहिर किया जाता है, और इसमें जो नंबर्स ऑफ कॉइल होती हैं उसको NS से जाहिर किया जाता है कि कितनी नंबर्स ऑफ टर्न इस्तेमाल किए गए हैं, कि ये NS/NP इज इक्वल टू VS/VP से होता है। और दूसरा आपके पास के आइडियल ट्रांसफार्मर में जो आपके पास पावर ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल होती है। मीन IS इज इक्वल टू आपके पास होती है VS इज इक्वल टू IP इंटू VP।
ये आपके पास आइडियल ट्रांसफार्मर यूज होता है। आगे है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में आप क्या करते हो कि हमारे पास होता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में आप हमारे पास हाई वोल्टेजेस आ रहे होते हैं, किलो वोल्टेज आ रहे होते हैं, लेकिन घरों में जो अप्लायंसेस होती हैं वो हमें जो घर में मिलते हैं वो आपके पास 220 वोल्ट होता है। तो इसलिए जो हमारे घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। इसी की वजह उन ट्रांसफार्मर की वजह से हम बहुत से एनर्जी लॉसेस को क्या कर लेते हैं, तब्दील कम करते हैं। हाई वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज देने से उसके आपका जो अप्लाइंसेज है उसमें से जो करंट का शरह है जो हमने पढ़ा था जो हीटिंग इफेक्ट, उसकी वजह से जो आपके पास जितना ज़्यादा करंट होता है उतना ज़्यादा आपके पास हीट लॉसेज होते हैं। तो उन लॉसेज को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास था आज इस चैप्टर का रिव्यू। आपके साथ इंशाल्लाह जल्द मैं जो इसमें मेजर टॉपिक्स थे जिसमें ट्रांसफार्मर, डीसी मोटर और जनरेटर, ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगा। डिटेल में कंप्लीट लेक्चर होगा एक एक टॉपिक्स पे। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, और इसको अगर आपने बेहतर समझा है कि ये वाकई आपके लिए किसी तरह से हेल्पफुल हुआ है तो गुजारिश है कि इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।